Hello everyone in the Ansarkari. Today we will talk about the different separate concepts of the environment जो हमने कल छोड़ दिए थे जिसमें हमने बात की थी म्यूटेशन। तो म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन बेसिकली एक चेंज होता है और अगर आप म्यूटेशन का पर्यायवाची ढूंढे तो उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन के अंदर एक ही चीज दूसरी चीज में कन्वर्ट होती है, बनती रहती है, लेकिन म्यूटेशन में क्या होता है कि आपका जो डीएनए होता है, जब हम बात करते हैं डीएनए इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो उसमें कहीं ना कहीं एक जीन हो या दो जीन्स हो टूटने लग जाते हैं या फिर हम बोलते हैं कि वो चेंज होने लग जाते हैं। और अगर हम बात करें सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन के अंदर तो न्यू कॉम्बिनेशन आती है जिसमें मियोसिस होती है और एक मिटोसिस होती है। तो अगर हम बात करते हैं माइटोसिस और मियोसिस, तो ये क्या है? मियोसिस और माइटोसिस हमें यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखने के अंदर मिलती है। हमने कल ही बात की थी प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होती है लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर होती है। प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल हमने देखा था एमीबा, और यूकैरियोटिक का हमने एग्जांपल देखा था नॉर्मल एनिमल स्पीशीज। तो अगर मियोसिस की अगर बात करें तो मियोसिस के अंदर सेल जो होता है वो डिवाइड होता है, डिवीजन होता है उसका, और गैमेट्स निकलते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर। जब अगर मिटोसिस की बात करें तो सेल डिवीजन होता है लेकिन उसमें सोमैटिक सेल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मिटोसिस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलता है और मियोसिस मल्टी सेलुलर के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो अगर हम बात करें विच ये दोनों प्रोसेस जब होते हैं तो इसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेशन। और अलग अलग वेरिएशन आ जाती हैं, आइडेंटिकल एक जैसी स्पीशीज नहीं दिखती हैं। तो म्यूटेशन के अंदर डीएनए के जीन्स टूटे, मियोसिस और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आए, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन हुआ, अलग अलग तरीके से जीन्स आए, एक ही स्पीशीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जीन्स आ गए, जेनेटिक स्पीशीज आ गई। अब अगर हम बात करें नेचुरल मैं ऐड सिलेक्शन। करना चाहूंगी। जो मियोसिस हम्म। होता है इसमें हमने देखा आइडेंटिकल नहीं होता है, बट जो मिटोसिस होता है उसमें आइडेंटिकल जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स जनरेट किए जाते ठीक है, अब हम बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन अपने आप में एक थ्योरी है, अपने आप में एक प्रोसेस है जिसको दिया था डार्विन और वेलिस ने। ये तो हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस बारे में बताया कि नेचुरल सिलेक्शन किस तरीके से होता है। क्यों जरूरी है इसको समझना? क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन से ही हम समझ पाते हैं कि स्पीशीज अपने अपने अलग अलग एनवायरनमेंट में किस तरीके से अडेप्ट करती है। अडेप्ट कर रही है तो किस तरीके से उनके अंदर इवैल्यूएशन वेरिएशन आएगा, इवोल्यूशन कैसे होगा उनका, कितने जीन्स टूटेंगे रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस के द्वारा, और कितनी जेनेटिक स्पीशीज डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलेगी। और उसी के बिहाफ पर जब नेक्स्ट आगे हम जाएंगे तो हम बात करेंगे इसी के बिहाफ पर, इन्हीं कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर हमारे टर्म्स हैं इकोस्पोर्ट्स, बायोम, इकोसिस्टम एंड सो ऑन। फिर हम बात करें इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशन का मतलब होता है राइज इन नंबर्स, जिससे नई नई स्पीशीज जो है वो बन रही है। ऐसे चेंज जो इवोल्यूशन को स्पीड अप कर रहे हैं, जिससे नई स्पीशीज आ रही है, उसको इवोल्यूशन बोला जाता है। इवोल्यूशन के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसके अंदर हम देखें नेचुरल सिलेक्शन जो अभी हमने ऊपर बात की। फिर अडेप्टेशन है, आप किस तरीके से अडेप्ट करते हैं। वेस्टर्न घाट के अंदर जो एनिमल स्पीशीज हैं, ईस्टर्न घाट के अंदर है, वहां पे अपनी अलग अलग जो क्लाइमेटिक टोपोग्राफी कंडीशन है उनके हिसाब से एडेप्टेशन हुआ है। वेरिएशन है, हम देखते हैं वेरिएशन कैसे है। मंकी की स्पीशीज की अगर बात करें तो हमारे यहाँ 50 वेरिएशन है मंकी की स्पीशीज के अंदर। तो चार्ल्स डार्विन और एल्बर्ट वेलिस, इनकी जो थ्योरी है ये वैलिड थ्योरी मानी जाती है इवोल्यूशन के पीछे, कि किस तरीके से जो स्पीशीज हैं उनका इवोल्यूशन होता है। और इसी को पढ़ने के लिए हम बोल सकते हैं इसी को नियो डार्विनिज्म भी बोला जाता है। जब इस थ्योरी का एक्सटेंडेड फॉर्म हमने जेनेटिक्स में देखा, इन स्पीशीज जिस तरीके से इवॉल्व हुई वो डार्विन और वेलिस ने बताया, और स्पीशीज के अंदर जेनेटिक्स किस तरीके से इवॉल्व हुई वो नियो डार्विनिज्म थ्योरी में बताती है। अब अगर बात करें एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन का मतलब होता है खत्म हो जाना। यानी अगर हम बात करें रेयर, तो रेयर भी नहीं है आपके पास, खत्म ही हो गई, एक्सटिंक्ट। जो कि आईयूसीएन जब हम बात करते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज का डाटा हमें प्रोवाइड करता है। और इंडिया के अंदर भी जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, तो आपके पास रेड बुक है आईयूसीएन की। इंडिया के अंदर भी जियोलॉजिकल जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो आपकी रेड बुक निकालता है अपनी इंडिया की। उसके अंदर भी इस तरीके से लिखा होता है कि कौन सी प्रजाति जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो वो इंडिया की अपनी एक बुक है जो कि हमने प्रीलिम्स क्वेश्चन भी देखा। अगर बात करें एक्सटिंक्शन क्यों होता है, तो एक्सटिंक्शन बहुत सारे कारणों से हो सकता है। नेचुरल रीजन भी है जिसके अंदर फिजियोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल है, इवोल्यूशन है, और फिर आपके एंथ्रोपोजेनिक रीजन हैं जिसमें ह्यूमन का इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। अगर करंटली हम देखें तो कौन से
फेज के अंदर हम हैं, तो ये है 6th मास एक्सटिंक्शन, एंड दिस वाज द एग्जैक्ट क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स एग्जाम ऑफ आई थिंक 2020। एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन की वजह से, यानी एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, ह्यूमन मेड फैक्टर्स की वजह से ये जो एक्सटिंक्शन है ये फर्दर प्रोपोगेट हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि इसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट बोलती है कि द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स which enable a plant or animal to live in its surroundings is called evolution. The surroundings where an organism lives is called its habitat. The small changes that takes place in the body of single organism over a shorter period to overcome small problem due to change in the surrounding is called acclimatization. ये सही And होगा। gradual, तीसरा तो सही है, gradual changes in an organism to survive in an environment is called adaptation. ये भी सही है, अकॉर्डिंग टू मी। तो पहला ग्रेजुअल, वाला गलत होना चाहिए, पहला एवोल्यूशन तो नहीं होगा ना, पहला वाला, पहला सेंटेंस शुड बी रॉन्ग, दूसरा भी ठीक होना चाहिए। 2 3 4 ऑर्गेनिज्म लिव नहीं हो सकता, हैबिटेट। पहले वाला तो प्लेस, अडेप्टेशन के बारे में बता। क्या बोल रही हो करुणा? पहले वाला अडेप्टेशन के बारे में बता रहा है, एवोल्यूशन के बारे में। तो फोर्थ वाला मतलब ग्रेजुअल चेंज जो होता है उसको क्या बोलेंगे? इवोल्यूशन। हाँ, वो एवोल्यूशन होगा। वो इवोल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि पहला जो स्टेटमेंट है वो बताता है कि एडेप्टेशन यानी स्पेसिफिक फीचर्स, हैबिट्स जो प्लांट और एनिमल की सराउंडिंग के बारे में बात करते हैं उसमें किस तरीके से वो रहता है, एडेप्टेशन। हाइबरनेशन हमने देखा है कि ठंडे इलाकों में, एक्सट्रीम क्लाइमेट जहाँ पर होती है वहीं पर हाइबरनेशन यानी कुछ टाइम पीरियड के लिए नींद में चले जाते हैं, सो जाते हैं जानवर। एग्जाम्पल है पोलर बियर। हम देखते हैं हाइबरनेशन तो हमारे लैपटॉप्स के अंदर भी होता है, फोन्स के अंदर भी होता है, जब हम स्लीप पर डाल देते हैं। तो ऐसा ही प्रोसेस जो है हमें एक्सट्रीम क्लाइमेट्स के अंदर देखने को मिलता है, या तो ज्यादा हीट है या फिर ज्यादा सर्दी। सराउंडिंग्स, हैबिटेट और चेंज अगर आता है छोटे पीरियड के अंदर, तो उस चेंज को डील करने के लिए प्रोसेस है जिसका नाम है एक्लिमेटाइजेशन। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, दिस अ वेरी प्रोमिनेंट एग्जाम्पल कि सियाचिन ग्लेशियर के अंदर किस तरीके से सोल्जर जो है वो एक्लिमेटाइजेशन के अंदर चले जाते हैं, हार्ड कंडीशंस के अंदर जब वो अपनी ट्रेनिंग भी करते हैं, अपना दिनचर्या भी वहां पर निभाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक्लिमेटाइजेशन प्रोसेस से वो अपने आप को वहां पर इतनी हार्श कंडीशन के अंदर बचा पाते हैं। ग्रेजुअल चेंजेस कब होते हैं? इवोल्यूशन पर, यानी स्लो चेंज आपके होंगे एक्लिमेटाइजेशन के अंदर, और ज्यादा लंबे समय में आने वाले चेंज होंगे आपके इवोल्यूशन। एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो जिराफ की जो नेक है वो लंबी भी इसी वजह से है क्योंकि ग्रेजुअल ग्रेजुअल वो होती गई, क्योंकि ऐसा कल भी हमने लिखा हुआ देखा था कि ज्यादा लंबे पेड़ हुए तो जिराफ की जो नेक है वो भी बढ़ती चलेगी, क्योंकि उसने प्रेशर लगाया होगा ज्यादा ऊपर पेड़ों की पत्तियों को खाने के लिए या फलों को खाने के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं डिटेल व्हाट इज मास। नेक्स्ट में कर लेते हैं। ठीक, तो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।